ब्रिटिश भारत में प्रेस कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं थे। नहीं, ये एक लंबी, एक बहुत ही सोची समझी लड़ाई थी। एक तरफ ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल था और दूसरी तरफ भारतीय प्रेस की अपनी आवाज के लिए जद्दोजहद। ये कहानी है कंट्रोल और आज़ादी के बीच लगभग 150 साल तक चले एक टकराव की। तो सोचिए जरा, उस वक्त प्रेस की ताकत क्या रही होगी कि अंग्रेज सरकार उसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत अहम हिस्सा मानती थी। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता था कि अगर खबरें बिना किसी रोक टोक के फैल गईं तो उनका शासन खतरे में पड़ सकता है। 1799 ये वो साल है जिसने इंडियन प्रेस के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। यहीं से भारत में पहली बार औपचारिक तौर पर प्रेस पर सेंसरशिप का दौर शुरू हुआ। और फिर आता है साल 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये तो एक भूचाल था, एक ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इस साल ने प्रेस और सरकार के बीच के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ ला दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। फिर आया साल 1878। इस साल दमन की कहानी में एक और काला पन्ना जोड़ा गया। इस साल एक ऐसा कुख्यात कानून लाया गया जिसने प्रेस की आज़ादी पर तब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और फिर आखिरकार 1947। ये साल सिर्फ देश की आज़ादी का नहीं था, ये प्रेस की बेड़ियों के टूटने का और एक बिल्कुल नए दौर के आगाज का भी प्रतीक बना। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्रेस पर पहली पाबंदी किसी अंदरूनी बगावत की वजह से नहीं, बल्कि एक बाहरी डर से लगी थी। वो डर था फ्रांसीसी आक्रमण का, जिसने ब्रिटिश सरकार को प्रेस पर शिकंजा कसने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी डर का नतीजा था भारत का पहला बड़ा प्रेस कानून 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। इसे लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। और कारण क्या बताया? युद्ध का समय। और ये कानून बहुत सख्त था। सोचकर देखिए, हर अखबार को अपने मालिक, संपादक और प्रिंटर का नाम छापना ही पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी कि कुछ भी छापने से पहले उसे सरकार से पास करवाना पड़ता था। और तो और 1807 तक तो ये नियम किताबों और पत्रिकाओं पर भी लागू हो गया। मतलब लिखने की आज़ादी एक तरह से लगभग खत्म ही हो गई। तो ये प्री सेंसरशिप आखिर थी क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो कुछ भी छापने से पहले उसे सरकारी अफसरों को दिखाना होगा और फिर वो तय करेंगे कि ये छपेगा या नहीं। ये सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था जिससे वो किसी भी आवाज को उठने से पहले ही दबा सकती थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने थोड़ी नरमी दिखाई। 1818 में उन्होंने प्री सेंसरशिप को हटा दिया, जिससे प्रेस को थोड़ी राहत की सांस मिली। पर जैसा कि अक्सर होता है, आज़ादी की ये सुबह ज्यादा लंबी नहीं चली। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच वाले गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे जॉन एडम्स, जिन्होंने 1823 में इतने कड़े लाइसेंसिंग नियम बनाए कि राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक को भी अपना अखबार मिरातुल अकबर बंद करना पड़ गया। और दूसरी तरफ आए चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने 1835 में इन सभी सख्त नियमों को खत्म कर दिया। और इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आज़ादी कब तक टिकने वाली थी? 1857 की क्रांति ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सरकार को एक बार फिर प्रेस का गला घोटने का बहाना मिल गया। अब देखिए, क्रांति के दौरान सरकार किसी भी तरह की खबर को, किसी भी जानकारी को फैलने से रोकना चाहती थी और इसी हड़बड़ी में लाया गया 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट। ये एक तरह का इमरजेंसी कानून था जिसने मेटकाफ की दी हुई सारी आज़ादी को एक ही झटके में छीन लिया। और फिर आया वो कानून जिसे भारतीय प्रेस के इतिहास का शायद सबसे काला कानून माना जाता है, 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन इसे लेकर आए और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को निशाना बनाना। ये कानून इतना ज्यादा भेदभाव करने वाला और दमनकारी था कि लोगों ने इसे गैगिंग एक्ट कहना शुरू कर दिया। गैगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला कानून। इस कानून में भेदभाव तो साफ साफ दिखता था। देखिए, भारतीय भाषाओं के अखबारों को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता था, मजिस्ट्रेट का फैसला ही आखिरी होता था, और तो और अदालत में अपील करने का भी कोई हक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी प्रेस पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं था, वो पूरी तरह से आज़ाद थे।
अब 20वीं सदी आते आते जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होता गया, सरकार के कानूनी हथियार और भी ज्यादा सख्त होते गए। अब उनका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि पूरी क्रांति को ही कुचलना था। 20वीं सदी में तो दमन और भी तेज हो गया। 1908 के कानून ने सरकार को प्रेस की प्रॉपर्टी जब्त करने की ताकत दे दी। फिर 1910 में 1878 के उसी काले कानून को एक नए रूप में फिर से जिंदा कर दिया गया, और 1931 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार को बेहिसाब शक्तियां दे दी गईं। लेकिन दमन का ये दौर हमेशा नहीं चल सकता था। इस लंबी रात का अंत भी नजदीक आ रहा था, और इसकी पहली किरण दिखी 1921 में, जब सप्रू समिति ने इन सख्त कानूनों को हटाने की सिफारिश की। एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ आया मार्च 1947 में, जब प्रेस जांच समिति बनाई गई। अब ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समिति का काम था ये देखना कि ये जो प्रेस कानून है वो संविधान में दिए जा रहे नए मौलिक अधिकारों के साथ कैसे काम करेंगे। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एग्जाम के लिहाज से कुछ खास पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा कानून कब आया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उसका असली मकसद क्या था। लॉर्ड वेलेस्ली की पहली सेंसरशिप से लेकर लिटन की कुख्यात वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट तक सब कुछ एक ही जगह पर। और ये टाइमलाइन ये पूरी कहानी को एक सीधी लाइन में समझने में मदद करती है। 1799 की पहली सेंसरशिप से शुरू होकर 1947 की आखिरी समीक्षा तक। इससे ना घटनाओं का जो पूरा क्रम है वो आसानी से याद रहेगा। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। ऐसे ही और जानकारी से भरे विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी और विषय पर जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो हमें कॉमेंट्स में बताएं। और जाते जाते एक सवाल, किसी देश की कहानी आखिर कैसे बताई जाए जब कहानी सुनाने वाले खुद ही जंजीरों में जकड़े हों?